बच्चों हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लिया है पिछले लेक्चर में। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा, लेकिन उससे पहले आपको मैक्सिमा मिनिमा समझने से पहले ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ लेना चाहिए ना। तो आप लोग भी हेडिंग डालिए, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ग्राफ में क्या मतलब होता है, क्योंकि कई बार आपको ग्राफ दिए जाएंगे और वहां पे आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो आपको इसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का ग्राफ के फॉर्म में क्या मतलब होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप हेडिंग डालो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या बच्चों, डिफरेंशिएशन, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब है ग्राफ में, है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ग्राफ हो, कर्व्ड लाइन ग्राफ मान लेते हैं हम, कर्व्ड लाइन ग्राफ, है ना। तो आपको पता है यहाँ पर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ है आपका, ऐसे, ठीक, ऐसा ग्राफ है, कर्व्ड लाइन ग्राफ है ना। अब आप ध्यान से देखो, और थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए जो मैंने आपको स्लोप के बारे में बताए थे, है ना। तो आई होप आपको वो लेक्चर्स याद होंगे, नहीं याद है तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्लोप का भी कंसेप्ट आएगा, क्योंकि एक्चुअली में आपको अभी समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स मानो, इन ग्राफ्स पे आप 2 पॉइंट मानो। एक आपका पॉइंट ये वाला है बच्चों, इस पॉइंट को ए मान लो, है ना। और एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बी मान लो। और मान लो बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, x2, y2। वैसे ही आपको ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता है, x1, y1, है ना। ये हमें बताया गया है, ठीक। अब ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो, कर्व के इन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, जैसे मैं बना रहा हूं, मान लीजिए ये लाइन, ये, तो ये वो लाइन है जो किससे पास हो रही है बच्चों, कर्व के 2 पॉइंट से पास होती है, 2 पॉइंट से, है ना। इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट, याद रखेंगे। जो कर्व के 2 पॉइंट से पास होती है लाइन, उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीकेंट, है ना। और y और x के बीच में जो ग्राफ है, तो y कोई भी फंक्शन है, किसका बच्चों, x का, है ना। उसका कोई ऐसा ग्राफ है, तो उस ग्राफ के 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। अब ध्यान से देखो, तो ये सीकेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या इस स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं? यस, स्लोप निकालना तो हमने सीखा था, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कि आपको ये पता है, अगर मैं यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींचूं, यानी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट एक्स में क्या है बच्चों, ये x2 है ना। आप ग्राफ रीड करना तो आता ही है आपको। और ये ए के जो करस्पॉन्डिंग एक्स का पॉइंट है वो कितना है बच्चों, x1 है। वैसे ही ए के करस्पॉन्डिंग जो आपका y का पॉइंट है वो y1 है, और बी के करस्पॉन्डिंग जो आपका y का पॉइंट है वो y2 है। तो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर आप इस एंगल को देखो, तो देखो ये x एक्सिस के साथ ये लाइन कुछ एंगल बना रही है ना। पैरेलल टू x एक्सिस की लाइन खींचेंगे तो x एक्सिस के साथ हमें ये एंगल थीटा मिल जाएगा। तो ये थीटा क्या है बच्चों, अगर हम इसका tan ले लूं, थीटा इज द स्लोप एंगल, और अगर मैं इसका tan ले लूं तो इस सीकेंट का मुझे क्या मिल जाएगा, सीकेंट का क्या मिल जाएगा बच्चों, स्लोप अगर इसका tan ले लूं, है ना, स्लोप एंगल। तो tan थीटा स्लोप हो जाएगा इस सीकेंट का। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये वैल्यू कितनी है आप सोचो, ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो y2 में से y1 घटा दो तो ये बचेगा ना। तो ये आपका डेल्टा y है, मतलब y2 माइनस y1, है ना। ये मैंने पहले भी आपको ग्राफ में स्लोप्स में बताया हुआ है, थोड़ा सा बस मैं रिवाइज करा रहा हूं यहाँ पर। ये x2 है और ये x1 है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा x2 माइनस x1, ये आपका डेल्टा x है, मतलब डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो अगर आपको सीकेंट का स्लोप निकालना है, सीकेंट का स्लोप निकालना है, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी बच्चों, स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट। तो सीकेंट की स्लोप की वैल्यू क्या हुई बच्चों, देखो स्लोप एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा,
और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और बच्चों डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज द रेट। और ये कैसा रेट है बच्चों, देखो ये फाइनाइट चेंज है, मतलब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा तो तभी यूज करते हैं ना जब हमें चेंज की वैल्यूज पता होती है, फाइनाइट वैल्यूज होती है, लार्ज चेंज है, लार्ज चेंज। और जब लार्ज चेंज का आप क्या करते हो बच्चों, रेशियो निकालते हो, चेंज ऑफ वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वाई की जगह कुछ भी हो सकता है और एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। ये कैसा रेट है बच्चों, एवरेज रेट। तो इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं किसी कर्व्ड ग्राफ पर अगर मैं सीकेंट का स्लोप निकालता हूं, किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालता हूं, सीकेंट का स्लोप निकालता हूं, तो इसका मतलब वो सीकेंट का स्लोप मुझे क्या देता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज वैल्यू, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज रेट देता है, चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स, है ना। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। एवरेज रेट देने का मतलब कि जो स्लोप ऑफ सीकेंट है, इट विल गिव्स यू ओवरऑल आइडिया। जैसे मैंने आपको बताया एवरेज रेट एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता है, ओवरऑल आइडिया देता है ना, ओवरऑल आइडिया विद द वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो ओवरऑल आइडिया देता है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है कि क्या चल रहा है, तो आप सीकेंट बनाओ, उसका स्लोप निकालो ग्राफ में, तो आपको उसका एवरेज रेट मिल जाएगा उन 2 पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट आइडिया के बारे में बात करना है, अब मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का रेट ऑफ चेंज नहीं चाहिए, मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का रेट ऑफ चेंज नहीं चाहिए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पर तो सीकेंट का जो स्लोप है बच्चों, वो हमें क्या देता है, एवरेज रेट देता है ना 2 पॉइंट्स के बीच का, मतलब ओवरऑल आइडिया देता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं और बोलूं कि मुझे भाई एवरेज रेट नहीं चाहिए, मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमें किसी पॉइंट पे चाहिए, किसी भी एक्स वैल्यू पे वाई की क्या वैल्यू होगी, वाई का चेंज कैसा है, किसी भी एक्स पर वाई का रेट क्या है, वाई का रेट क्या है, तो हम बोलेंगे वो इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। किसी अगर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर वाई पूछूं कि क्या है, उसका रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज, तो आपको ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए ये एक पॉइंट है बच्चों सी, इस सी पॉइंट पर मुझे वाई का रेट ऑफ चेंज चाहिए विद, तो अब मैंने 2 पॉइंट नहीं लिया, मैंने एक ही पॉइंट लिया है। और एक पॉइंट लेने का मतलब ये है कि मैंने आपसे इंस्टेंटेनियस रेट पूछ लिया। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट मैं कैसे बताऊंगा, तो हम लोगों ने जब डिफरेंशिएशन शुरू किया था तब पढ़ा था, तो इंस्टेंटेनियस रेट हम एवरेज रेट से ही निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं बच्चों, एवरेज रेट से। कैसे, तो मैंने आपको बताया था, जैसे हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेट, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि एवरेज रेट ही निकालते हैं, एवरेज रेट ही निकालते हैं। और फिर क्या उसमें आप डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो करते थे, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसका इंटरवल छोटा करते थे, छोटा करते थे, छोटा करते थे, छोटा करते थे, बहुत छोटा कर देते थे, अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू जीरो। तो वो एक इंस्टेंट पे आ जाता था, वो एक एक्स की वैल्यू पे आ जाता था। तो ये एवरेज रेट क्या बन जाता था बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और इसी को हम क्या बोलते थे बच्चों, ये इतना छोटा हो गया है कि इतना स्मॉल वैल्यू है, इतना स्मॉल चेंज है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको डी फंक्शन में कन्वर्ट कर देते थे। तो ये हो जाता था डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स ही तो क्या था बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हमने डिफरेंशिएशन बोला था। अब वैसे यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स ग्राफ में ढूंढना है। तो आप सोचो यहाँ पे डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो करो। अब वो कैसे करोगे, आप ध्यान से देखो, क्या हम ए और बी को पास पास लाएं, देखो ए और बी को हम और पास पास लाएंगे, तो आपका जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है बच्चों वो और कम होगी। फिर हम ए और बी को और पास लेके आए, तो आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू और छोटा होगा। और ए और बी को बिल्कुल सी पे ले आए, तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो उस समय जो हमें स्लोप मिलेगा वो आपका कौन सा स्लोप हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट का। अब आप खुद सोचो, जब इन दोनों पॉइंट्स को पास लेके आओगे, लेके आओगे, लेके आओगे, और ए और बी मर्ज हो जाएंगे सी के साथ, ए और बी मर्ज हो जाएंगे सी के साथ, तो जो आपका ये सीकेंट है, फिर वो दो लाइन को कट नहीं करेगी, वो एक पर्टिकुलर लाइन को कट करते हुए जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट को कट करेगी कर्व में, है ना। जैसे मैं नीचे ही बना देता हूं, वहां पे थोड़ा सा गंदा हो गया डायग्राम, देखें फिर से हम समझते हैं। ये आपका y और ये आपका x,
और ये मैंने ऐसे बोला। मैंने कहा कि आपको इस पॉइंट पर बताना है इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। मैं 2 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 पॉइंट पे एवरेज रेट मिलता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि ये जो ए और बी है इनको पास लेके आओ। जब ए और बी इतने दूर है तो देखो डेल्टा एक्स ये था, फिर ए और बी और पास आ गए तो देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो गई, ए और बी और पास आ गए तो डेल्टा एक्स की वैल्यू और कम हो गई। अब ए और बी किसके साथ मर्ज कर गए बच्चों? सी के साथ। तो अब जो दो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही थी वो 2 पॉइंट तो सी पे ही मर्ज कर गए, तो ये लाइन अब एक ही पॉइंट से पास होगी, एक ही पॉइंट से पास होगी। और जब किसी कर्व पर एक पॉइंट से लाइन पास होती है, एक पॉइंट से लाइन पास होती है, सिंगल पॉइंट को टच करते हुए पास होती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। अब वो सीकेंट नहीं है, अब वो टेंजेंट है। तो अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लें, इस टेंजेंट वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लें, तो हमें पॉइंट सी पर क्या मिल जाएगा बच्चों? स्लोप मिल जाएगा। पॉइंट सी क्या मिल जाएगा बच्चों? स्लोप मिल जाएगा और इंस्टेंटेनियस रेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी पर जो डेल्टा एक्स है वो टेंडिंग टू 0 कर गया है, क्योंकि मैंने ए और बी को कहाँ पे मर्ज कर दिया बच्चों? सी पर, है ना। तो आपको अब बात समझ में आई होगी कि dy बाई डी एक्स जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट देता है, और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है बच्चों। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट पर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। और किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना मैंने आपको स्लोप ऑन कर्व्ड लाइंस में सिखा चुका हूं, याद होगा आपको, है ना, दैट पॉइंट, है ना। और नहीं याद है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि अगर आपका पॉइंट कहां से पास कर जाए बच्चों, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है किसी भी पॉइंट पर, तो वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर लो और टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। टेंजेंट का अगर आप स्लोप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा उस पॉइंट पर। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक पॉइंट पे, ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, जैसे मान लो इस सी पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए था जहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो x1 है, तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट बना लो सिंपली। और अगर आप टेंजेंट बना लोगे तो जो टेंजेंट का एंगल है θ1, वही आपको क्या दे देगा? tan θ1 निकाल लोगे तो ये स्लोप देगा, और यही स्लोप है टेंजेंट का, ये आपको डिफरेंशिएशन देगा dy बाई डी एक्स, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट देगा इस पॉइंट पर जब x की वैल्यू x1 है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये पूरी चीज हम नोट करके लिख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। तो हम नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पर कि स्लोप ऑफ अ कर्व्ड ग्राफ, स्लोप ऑफ अ कर्व्ड ग्राफ at a given point, गिवन पॉइंट मतलब जैसे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू x1 पर, है ना, x इक्वल्स टू x1 पर, इज नथिंग बट डिफरेंशियल कोफिशिएंट of that function, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दैट फंक्शन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? dy बाई डी एक्स, है ना, इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। y एज अ फंक्शन ऑफ x है और उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन बोलेंगे एट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पे आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, दैट पॉइंट, दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है बच्चों? दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। आपको क्या मिल जाएगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब आपको उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा, है ना। और आप लिख सकते हो विच इज ऑल्सो गिवन बाई द स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। और यही स्लोप dy बाई डी एक्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका स्लोप निकालो tan थीटा 1। तो ये भी बच्चों आपको क्या देगा dy बाई डी एक्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा एट दैट पॉइंट, है ना। तो ये आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा, है ना, अच्छे से। और जो मैंने नोट लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बच्चों हम लोगों ने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो समझ लिया है, ठीक। अब इसमें कुछ और है जो आपको समझनी चाहिए। आपको आप देखकर ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट dy बाई डी एक्स है वो आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा, ग्राफ देखकर, है ना। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा ग्राफ लें जो अभी हमने जिस पर हमने समझा है चीजों को। जैसे ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, और ये ग्राफ ऐसा है, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, अगर x में आप पॉजिटिव डायरेक्शन में निकलो, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, तो क्या होगा बच्चों, जैसे आप x में आगे बढ़ोगे, तो जैसे यहाँ पे x1 था पहले, तो x1 पे कोई वैल्यू y1 था, फिर x2 तो उस पे वैल्यू y1 y2, फिर x3 तो उस पे वैल्यू y3। यानी आप देखो यहाँ से x इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, तो आपका ऊपर y भी इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है और y भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। कि x के इंक्रीजिंग, x इंक्रीज होने के साथ साथ y भी इंक्रीज करे। अच्छा, y इंक्रीज करेगा तो अब जब आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स तो क्या है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, ये है तो चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो आप, अगर बहुत छोटा सा इंटरवल लें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसमें आप ध्यान से देखो तो फाइनल y बड़ा है और इनिशियल y छोटा है। मतलब ये जो dy है फाइनल माइनस इनिशियल बहुत छोटे इंटरवल के लिए, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो आपका x2 और x इनिशियल तो बड़ा है, तो आपका dx जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आप x में तो बढ़ ही रहे हो, x में तो आगे ही जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, y भी इंक्रीज हो रहा है x के साथ, तो आपका जो dy है वो भी पॉजिटिव होगा। सोचो आप, क्योंकि इसमें फाइनल y इनिशियल y से बड़ा है, क्योंकि y इंक्रीज हो रहा है ना, x के साथ y इंक्रीज हो रहा है, तो x तो पॉजिटिव ही लेना है, बट y इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू बड़ी होगी और इनिशियल वैल्यू छोटी होगी, चाहे कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, मतलब dy भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स भी कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इफ फंक्शन increases, if function increases with x, है ना, यहां से इसको काट दो, increases with x, then अच्छा, if function increases with x, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन, याद रखेंगे। अगर फंक्शन x के साथ इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। If function increases with x मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर आपका, देन जो आपका dy बाई डी एक्स है बच्चों, dy बाई डी एक्स है, वो आपका क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, अगर आपको ऐसी बात समझ में नहीं आती है तो आप याद करो, मैंने आपको स्लोप वाला कर्व लाइन सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था ऐसे देख लिया करो कि स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, हम कैसे पता करेंगे। तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, देखो पहले इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थोड़ा सा कम है, फिर जैसे ही आप एक्स में आगे बढ़े तो इसका एंगल बढ़ने लगा, और आगे बढ़े तो टेंजेंट देखो, टेंजेंट का एंगल और बढ़ गया। यानी आप ऊपर जा रहे हो, एक्स में आगे जा रहे हो, तो आपका फिसलना बढ़ता जा रहा है, स्लोप स्टीपनेस बढ़ रही है ना, टेंजेंट की स्टीपनेस बढ़ रही है। याद है मैंने आपको स्लोप में बताया था, इसका मतलब इसका जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू वो इंक्रीज कर रही है, स्लोप की वैल्यू, है ना बच्चों, स्लोप भी इंक्रीज कर रहा है और स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और लगातार थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और पॉजिटिव में बढ़ रही है
तो स्लोप आपका पॉजिटिव, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, इंक्रीजिंग है। तो आपका जो स्लोप dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स, वो आपका कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा ना। तो इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर y इंक्रीज हो रहा है तो आपका dy बाई डी पॉजिटिव होगा, या फिर आप स्लोप से भी देख सकते हो, जैसा स्लोप पॉजिटिव है तो आपका dy बाई डी एक्स भी पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना टेंजेंट का स्लोप भी आपका dy बाई डी एक्स देता है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो आप, इसी को हम नेगेटिव फंक्शन में देखते हैं। नेगेटिव फंक्शन में देखो, यहाँ पे फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब आप ऐसा मान लो इस तरीके से, ऐसा। तो ऐसा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, जब आप x में आगे बढ़ रहे हो तो x1 पे वैल्यू y की कुछ ये थी, फिर x2 पे, x को तो बढ़ना ही है, x पे तो आपको आगे ही जाना है, और y की वैल्यू देखो घट गई, फिर x3 पे y की वैल्यू और घट गई, मतलब y यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें dy बाई डी एक्स क्या होगा आप सोचो। तो dy बाई डी एक्स, आपका dx तो पॉजिटिव ही है बच्चों, क्योंकि वो तो हम आगे ही जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव होगा। बट dy, चेंज इन y कैसा है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है और फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है और फाइनल वैल्यू कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो dy नेगेटिव आएगा। यानी कि इस तरीके के जो स्लोप है, इंस्टेंटेनियस रेट है, वो नेगेटिव होता है। जब आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो आपका जो स्लोप है बच्चों वो कैसा होगा, नेगेटिव होता है। और अगर ऐसे नहीं आता है तो आपको स्लोप ऑन अ कर्व मैंने सिखाया ही है। आप देखो इसको ऐसे कर सकते हो, तो देखो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब dy बाई डी हमेशा ही ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, चाहे आप कहीं पर भी टेंजेंट डाल लो। तो इसका मतलब इसका स्लोप हमेशा ही कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव। मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन का जो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, वो नेगेटिव होता है ना। तो इस चीज को आप यहाँ पे लिख लो तो ज्यादा सही है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ फंक्शन, if function increases, if function increases, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पहले वाला ही लिख दिया। if function decreases, इसमें डिक्रीज कर रहा है ना, if function decreases with x, x तो इंक्रीज ही करेगा, तो x के इंक्रीज होने के साथ फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है with x, तो इसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। देन dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो आपका dy बाई डी एक्स होता है, स्लोप होता है, वो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है ना। तो आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। फिर मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। देखो अब ये तो हो गए कर्व लाइंस के बारे में बातें। अगर मैं आपसे स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करूं, स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में बात की है मैंने आपसे, है ना। जैसे मान लीजिए इस टाइप की स्ट्रेट लाइन, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी होती तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये y और ये x और ये y और x। तो हमें तो ये समझ में आ गया बच्चों, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब x के साथ y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। और आपको पता है एक्यूट एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप कैसा होता है बच्चों, इसका स्लोप कैसा होता है, इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। ये आपको मैंने स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में समझाया हुआ है। वैसे ये वाली एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज बना रही है, तो इसका स्लोप नेगेटिव है। और देखो होना भी चाहिए, आपको मैंने दूसरे तरीके से समझा दिया, क्योंकि ये x के साथ डिक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसका dy बाई डी एक्स नेगेटिव है। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान दें, अगर मैं इसमें दो पॉइंट पर स्लोप निकालूं, किन्हीं दो पॉइंट्स पर, तो देखो तब भी इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा, टेन थीटा ही होगा, जो इस लाइन का स्लोप है। और मैंने आपको बताया था इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, ये यूनिफॉर्म ग्राफ्स कहलाते हैं। इसका स्लोप कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। तो आप किसी पॉइंट सी पे भी निकालोगे ना तो यही स्लोप आने वाला है, क्योंकि टेंजेंट तो इसी लाइन से पास करेगी, तब भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो इसका स्लोप कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन का जो dy बाई डी एक्स होता है, वो तो आपको अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन dy बाई डी एक्स हर जगह पर, a पर, b पर, c पर, या कोई भी पॉइंट ले लो स्ट्रेट लाइन पर,
dy बाई डी एक्स हमेशा कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म ग्राफ्स में यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में आपका dy बाई डी एक्स हमेशा कांस्टेंट होता है, हर पॉइंट पे एक ही वैल्यू देगा। जैसे यहां पर नहीं था, कर्व्ड ग्राफ में देखो टेंजेंट का स्लोप बदल रहा है लगातार, टेंजेंट का स्लोप बदल रहा है लगातार, तो इसके हर पॉइंट पर dy बाई डी एक्स कांस्टेंट नहीं था, इसलिए हर पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाकर निकालना पड़ता था। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और उसमें अगर आपसे पूछे dy बाई डी एक्स क्या है, तो आप सीकेंट का ही निकाल लो, वही dy बाई डी एक्स भी होगा। इसमें अगर आप सीकेंट का निकालोगे ना, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और dy बाई डी एक्स की वैल्यू सेम आती है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा याद रखना कि हर पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की सेम वैल्यू मिलती है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे dy बाई डी एक्स पूछा जाए, तो आप कुछ नहीं, आप किसका स्लोप निकाल लो, सीकेंट पे, आपको आसानी से dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। देखिए बच्चों, जैसे अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसके भी dy बाई डी एक्स की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपकी अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, ये x और ये y पैरेलल टू x एक्सिस, तो फिर क्या होगा बच्चों इसका, dy बाई डी एक्स। तो आप याद रखना, कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, उसमें तो डेल्टा y जीरो हो गया ना बच्चों, या dy जो होगा आपका जीरो होगा, क्योंकि y तो चेंज ही नहीं हो रहा है। देखो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट y की वैल्यू तो हमेशा ही सेम है। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे जीरो है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है, उसका हर पॉइंट पे स्लोप जीरो है, मतलब उसके लिए dy बाई डी एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो। तो ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन हो जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, तो ऐसी लाइन का स्लोप या इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस रेट dy बाई डी एक्स वो हमेशा जीरो होता है, या फिर स्लोप क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि स्लोप में हम कैसे काम करते हैं और उसमें कैसे हमारे लिए चीजों का उपयोग होता है। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, तो आपका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। और जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, मतलब y की वैल्यू घट रही होगी, या जिस चीज का आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हो वो घट रहा होगा, घट रहा होगा, तो उसका dy बाई डी एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि इसका यूज अभी हम लेंगे मैक्सिमा मिनिमा, इसलिए ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझाया। अगर जिस फंक्शन का आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हो, अगर वो बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू, तो आपका dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर y जिसका आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू घट रही है, घट रही है, तो फिर उसका जो dy बाई डी एक्स है इंस्टेंटेनियस रेट वो नेगेटिव होगा, है ना। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर है।